नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या भारत ने अमेरिका के सामने अब पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं? क्या भारत को 56 इंच की छाती वाली सरकार ने अमेरिका का उपनिवेश घोषित कर दिया है? ये सवाल कल चंडीगढ़ में जो हुआ है, भारत के सेना के पश्चिमी कमांड के मुख्यालय में, उसके बाद खड़े हो रहे। अमेरिका का राजदूत, ट्रंप का सबसे खास आदमी, जिसे पूरे दक्षिण पश्चिम एशिया की कमान दे रखी है और मध्य एशिया की कमान दे रखी है ट्रंप ने, वो सर्जियो गोर सेना के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में क्यों गया? आज तक कोई भी विदेशी राजदूत, कोई राजनयिक भारत के किसी भी कमांड सेंटर में गया हो, इसका कोई ऑफिशियल दस्तावेज या कोई इसकी इंफॉर्मेशन अब तक नहीं है। पहली बार है कि कोई दूसरे देश का राजनयिक, राजदूत भारत के सेना के मुख्यालय में घुसता है। आखिर क्यों? और वह भी वो व्यक्ति जिसका आका यानी ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर में बार बार पाकिस्तान को महिमा मंडित करता रहा। पाकिस्तान का सेना प्रमुख फील्ड मार्शल ट्रंप के साथ लंच करता है और उसका दूत भारत के सेना मुख्यालय में जाएगा। सवाल क्यों नहीं खड़े हो? और ये सवाल हम नहीं खड़े कर रहे हैं, ये सवाल डिफेंस एक्सपर्ट्स, इस देश के तमाम जागरूक लोग सभी इस पर सवाल कर रहे हैं। और तो इस पर सवाल मोदी के जो कट्टर समर्थक हैं वह भी करना शुरू कर दिए। और ये सवाल तब और प्रासंगिक हो जाते हैं जब अमेरिका फिर से इस दुनिया में उपनिवेशवाद लाने का ऐलान कर रहा होता है। जब ट्रंप का विदेश मंत्री एक बार फिर यूरोप की धरती से जर्मनी में खड़ा होकर, म्यूनिख में खड़ा होकर के दुनिया में साम्राज्यवाद दोबारा स्थापित करने का ऐलान करता है। और साम्राज्यवाद स्थापित करने का ऐलान जब करता है तो ग्लोबल साउथ की बात करता है, जिस ग्लोबल साउथ में हम भी बैठे हुए हैं। तो क्या अमेरिका के उस साम्राज्यवादी नीति जिसको ट्रंप सरकार अब ऑफिशियली घोषित कर रही है, उसका पहला शिकार हम हैं, भारत? क्या अमेरिका के नव साम्राज्यवाद में पहले गुलाम हम हैं? और कड़े शब्द में समझिए, क्या अमेरिका के नव साम्राज्यवाद में हम उसके पहले गुलाम हैं? भाव को जोड़िए, दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है और क्या प्लान हो रहा है। स्वागत है भाव भैया। सबसे पहले शुरू करिए, एक एक करके एक सीक्वेंस में दिखाना सब। ये देखिए, अमेरिका का एम्बेसडर सर्जियो गोर क्या लिखता है? जस्ट लैंडेड इन चंडीगढ़, लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। वेस्टर्न कमांड, इंडियन आर्मी के, भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड में ये गया, कल गया। ये 16 तारीख 1:22 का ट्वीट है और ये गया कल शाम को वेस्टर्न कमांड के दफ्तर में, मुख्यालय। पवन खेड़ा ने लिखा द न्यू वाइसराय ऑफ इंडिया क्वेश्चन मार्क, इस पर रिएक्शन। और कल ही के कार्यक्रम में, शायद कल के ही कार्यक्रम में, हम और भाव के ही कार्यक्रम में ये बात शायद मैंने कहा था कि वायसराय ही बचा है, वायसराय बस बिठा दिया तो कंप्लीट हो जाएगा। मोदी जी का पूरा विकसित भारत का जो बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ मिशन है वो पूरा हो जाएगा। तो अब लगता है पूरा हो गया है। अगला लाइए, अगला, आगे चलिए। ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, ऑथर हैं, खासकर स्ट्रेटेजिक जो है अप्रोच और सामरिक नीति, सामरिक विदेश नीति सबके, जोरावर दौलत सिंह, इन्होंने क्या लिखा? नेक्स्ट, कॉफी विद इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ये व्यंग है
कि जब ये वेस्टर्न कमांड के मुख्यालय में पहुंच रहा है तो आगे तो भारत के परमाणु कमांड अथॉरिटी में बैठेगा, कॉफी पिएगा। इसकी वहां क्या जरूरत है? आगे चलिए, आगे चलिए। अगला, प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या लिखा, मैं हिंदी में बता देता हूं। चूंकि भारत के राष्ट्रीय रणनीतिक हित अब इस बात से जुड़े हैं कि अमेरिका भारत से क्या चाहता है, इसलिए यह दौरा इसी के अनुरूप प्रतीत होता है। भारत का इतिहास इस बात को याद रखेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर की थी, जबकि भारतीयों को इसकी जानकारी अपनी सरकार से भी नहीं मिली थी। अमेरिकी राजदूत अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमारे लिए कौन कर रहा है, इसका जवाब हवा में उड़ रहा है। आज तक, फिर मैं रिपीट कर दूं, ये पहली बार है। इसके पहले एक और मौका शर्मनाक मौका आया था, वह भी शर्मनाक मौका मोदी जी के ही सौजन्य से इस देश को देखने को मिला था, जब पठानकोट में भारत के एयरबेस में उसका निरीक्षण करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई घुसी थी। पाकिस्तान के जासूसों से भारत के एयरबेस में निरीक्षण करवाने का भी ये गौरव नरेंद्र मोदी जी के, ईश्वर ने इसीलिए उनको भेजा है। वो कई बार कहते हैं ईश्वर ने मुझे इसीलिए चुना था। ईश्वर ने बहुत सोच समझ के चुना था कि यही आदमी ये सब कर सकता है, इस देश के माथे पे इतने धब्बे लगा सकता है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अभी कारवां थमा नहीं है। ये जरा देखिएगा, ये खबर भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। यहां से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़, इस खबर से जोड़ के देखिएगा। अमेरिका wants to recolonize the world. This one-sided anti-India trade deal is part of that design. Indian farmers are already paying the price of this. ये क्यों लिखा? अमेरिका wants to recolonize, मतलब दोबारा दुनिया को उपनिवेश बनाना चाहता है, और ट्रेड डील उसी का एक पार्ट है। क्यों कहा, आगे अभी समझ में आएगा। अगला लाइए, अगला लाइए, अगला। मार्को रूबियो ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए नई वेस्टर्न सदी को बनाने की बात कही। रूबियो ने ट्रंप की यूरोप के लिए रेड लाइन बताते हुए कहा कि अमेरिका में हमें पश्चिम की मैनेज्ड गिरावट के विनम्र और व्यवस्थित रखवाले बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सख्त बॉर्डर इंडस्ट्री को फिर से शुरू करने और राष्ट्रीय संप्रभुता को फिर से लागू करने की मांग करते हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी पर दुनिया भर के असरदार फोरम में एक है। 70 से ज्यादा देशों के सैकड़ों हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर, मिलिट्री चीफ, डिप्लोमेट और पॉलिसी एक्सपर्ट इस मंच से ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहस करते हैं। अब आगे चलिए, आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जो गया, ये ब्रह्मचेलानी, इन्होंने इस पर लिखा है। रूबियो के, ब्रह्मचेलानी का नाम आप सबने सुना होगा एक्सपर्ट के रूप में। इन्होंने लिखा है, रूबियो ने जो विजन बताया है वह सिर्फ पावर बैलेंस का नहीं, वह सिर्फ पावर का बैलेंस नहीं चाहता, यह एक ग्लोबल हायरार्की को फिर से बनाना चाहता है जो स्वाभाविक रूप से कुछ अलग है और यूरोपियन साम्राज्यवाद और वेस्टर्न हेजेमनी के पुराने दौर की याद दिलाता है। वही जानना चाहते हैं। आगे चलिए, अगला। इसको, ये जो है पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट दिया है मार्को रूबियो ने, वो स्टेटमेंट आपके सामने है। इस स्टेटमेंट में जो रेड, आपको रेड और ब्लैक कलर्ड लिखा हुआ है, इसको आप पूरा अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में आपको बता दूं, वो क्या कहते हैं। यह वह मार्ग है जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका आगे बढ़े हैं। हम आपसे यहाँ यूरोप में आग्रह करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस रास्ते पर चलें। यह वो रास्ता है जिस पर हम पहले भी साथ चल चुके हैं। ये वो रास्ता है जिस पर हम पहले भी साथ चल चुके हैं जब दुनिया भर में गुलाम बनाए थे।
और आशा करते हैं कि हम फिर से साथ चलेंगे। 5 शताब्दियों तक द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले तक पश्चिम विस्तार करता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध उसी समय भारत आजाद हुआ, उसके पहले तो सब गुलाम बनाए रखे थे। उसके मिशनरी, उसके तीर्थयात्री, उसके सैनिक, उसके खोजकर्ता उसके तटों से निकलकर महासागरों को पार करते हुए नए महाद्वीप में बसते गए और पूरी दुनिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करते गए। लेकिन 1945 में कोलंबस के युग के बाद पहली बार यह सिमट रहा था। यूरोप खंडहरों में था, उसका आधा हिस्सा आयरन कर्टन के पीछे था और बाकी भी जल्द ही उसी दिशा में जाता दिख रहा था। महान पश्चिमी साम्राज्य अंतिम पतन में प्रवेश कर चुके थे, जिसे नास्तिक कम्युनिस्ट क्रांतियों और औपनिवेशिक विरोधी विद्रोहों ने तेज कर दिया, जिन्होंने आने वाले वर्षों में विश्व के विशाल हिस्सों पर लाल हथौड़ा और हंसिया का प्रतीक फैला दिया। उस पृष्ठभूमि में तब भी और आज भी बहुतों ने यह मान लिया कि पश्चिम के प्रभुत्व का युग समाप्त हो गया है और हमारा भविष्य अतीत की एक फीकी और कमजोर प्रतिध्वनि बनने के लिए नियत है। लेकिन साथ मिलकर हमारे पूर्वजों ने यह पहचाना कि पतन एक विकल्प था और यह एक ऐसा विकल्प था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। यही हमने पहले मिलकर किया था और यही राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका फिर से आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं। और यही कारण है कि हम नहीं चाहते कि हमारे सहयोगी कमजोर हों, क्योंकि इससे हम भी कमजोर होते हैं। हम ऐसे सहयोगी चाहते हैं जो स्वयं की रक्षा कर सकें, ताकि कोई भी प्रतिद्वंदी हमारी सामूहिक शक्ति को परखने का साहस न करे। यही कारण है कि हम नहीं चाहते कि हमारे सहयोगी अपराध बोध और शर्म से जकड़ें। हम ऐसे सहयोगी चाहते हैं जो अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करें, जो समझें कि हम उसी महान और श्रेष्ठ सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं, जो हमारे साथ मिलकर उसकी रक्षा करने के इच्छुक और सक्षम हो। यही कारण है कि हम नहीं चाहते हमारे सहयोगी टूटी हुई यथास्थिति को सही ठहराने के बजाय उसे सुधारने के लिए आवश्यक कदमों को स्वीकार करें। हम अमेरिका में पश्चिम के प्रबंधित पतन के विनम्र और व्यवस्थित संरक्षक बनने में कोई रुचि नहीं रखते। हम अलग होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक पुरानी मित्रता को पुनर्जीवित करना और मानव इतिहास की महानतम सभ्यता का नवीनीकरण करना चाहते हैं। ये नवीनीकरण करना चाहते हैं, वही साम्राज्यवाद का। हम एक सशक्त गठबंधन चाहते हैं जो ये स्वीकार करे कि हमारे समाजों को जो बीमार कर रहा है, वह केवल गलत नीतियों का समूह नहीं, बल्कि निराशा और आत्मसंतोष की एक गहरी बीमारी है। एक एक ऐसा गठबंधन जो भय, चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, युद्ध का हो या तकनीकी का, के कारण निष्क्रियता में जकड़ा हो। इसके बजाय हम ऐसा गठबंधन चाहते हैं जो साहस पूर्वक भविष्य की ओर बढ़े। और हमें एक ही भय है कि इस बात का कि हम अपने बच्चों के लिए अपने राष्ट्रों को अधिक गर्वित, अधिक मजबूत, अधिक समृद्ध छोड़ने में असफल न रहें। ग्लोबल साउथ, साफ-साफ ये तो मैंने एक स्टेटमेंट केवल पढ़ा है इनका। ये जो सारा का सारा इनका स्पीच है, उसमें ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ में क्या आता है? भारतीय महाद्वीप है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिका में मादुरो को अभी किडनैप किया, उठाया, वो भी ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ मतलब जब ग्लोब पे आप देखते हैं, तो ग्लोब को आधे से ऐसे चीर दीजिए, जो नीचे का हिस्सा है वो सब ग्लोबल साउथ है। उसी ग्लोबल साउथ में हम भी हैं और शायद हम ही पहला टारगेट है। मैं 2 और रिएक्शन दिखा दूं, भैया दिखा दो फटाफट 2 और, क्योंकि दुनिया के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। रूबियो के भाषण पर जियो पॉलिटिकल कमेंटेटर अर्नाल्ड बर्टेंड ने कहा कि यह सबसे ज्यादा इंपीरियलिस्टिक भाषणों में से एक है जो मैंने कभी किसी सीनियर अमेरिकी अधिकारी को देते देखा है। वह दुनिया भर में फैले बड़े साम्राज्यों को फिर से बनाना चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कोई भारत का व्यक्ति भी नहीं है, ये जियो पॉलिटिकल कमेंटेटर है अर्नाल्ड, वो बोल रहे हैं। आगे चलिए, अगला अगला जर्नलिस्ट जेसन जहरिस ने कहा कि रूबियो के भाषण से नहीं लगता कि वेस्टर्न ब्लॉक सभ्य या इंटरनेशनल लॉ और डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को मानता है। लेखक कमेंटेटर संजय बारू ने कहा कि एंटी कोलोनी कोलोनियम के कोलोनिज्म के प्रतीक के तौर पर भारत को रूबियो के भाषण की कड़ी आलोचना करनी चाहिए। क्या संजय बारू की बात मानेंगे? कोलोनियलिज्म जो है, यानी उपनिवेशवाद पर जो भाषण दिया है, क्या उसकी निंदा करेंगे? ये सवाल सर्जियो गोर के वेस्टर्न कमांड के दौरे के साथ जोड़ करके मैं भाव कर रहा हूं, जो अपने सैन्य कमांड में दौरा करवा रहा है विदेशी राजदूत का। वो निंदा करने को उसकी औकात है क्या?
देखिए आशीष जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है, जो उनका भाषण आपने सुनाया, वो भाषण वही इंग्लैंड के पुराने दिन वापस लाने की बात कर रहा है। अमेरिका क्या है? अमेरिका किसका था? रेड इंडियंस का था। लेकिन अमेरिका में रेड इंडियंस खत्म हो गए। अमेरिका में जो लोग गए पहले लंदन से, वो बैगाबॉन्ड कैरेक्टर्स थे। वो लोग थे जो फरारी काट रहे थे, जो वहां क्रिमिनल थे, वो भागे अमेरिका इंग्लैंड के सजा से बचने के लिए। उनके रूट्स इंग्लैंड के हैं। आज अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका है, लेकिन उस बात को अभी तक मन में है कि एक समय ऐसा था कि उनके साम्राज्य पे सूरज नहीं डूबता था। वो हाथ से चला गया है, वापस वो लाना है। जैसे भारत में मनुस्मृति वापस लाने के पूरा प्रयास हो रहा है, ये वापस उस कॉलोनियल एरा को लाना चाहते हैं जहां इनके साम्राज्य पे सूरज अस्त नहीं होगा। इसलिए ये उस समय तो इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल सब अपनी टेरिटरी बांट ली थी। इसलिए ये कहते हैं कि हम सब एक होके इस विश्व पे कब्जा करें। और ट्रंप आने के बाद ये लगातार बढ़ रहा है। WTO को ठिकाने लगा के लगातार ट्रेड डील थोपना हर देश पर, और उस देश को अपने हिसाब से करना। यदि एशिया में आपको खेलना है तो एशिया में चाइना है, रशिया, पार्ट ऑफ एशिया, और यूरोप है। ये दोनों प्रतिद्वंदी है अमेरिका के। भारत जैसा उपमहानिवेश, एक उपमहा जिसको कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, वो यदि आपके हाथ में आता है तो इससे बड़ी जीत अमेरिका की नहीं होती। और अमेरिका ने ये जीत ट्रेड डील करके कर ली है। अब मैं आता हूं इस विजिट पे। ये विजिट वेस्टर्न कमांड को है। सदर्न कमांड को होती तो मैं मानता कि चलो भाई, या ईस्टर्न कमांड को होता तो चलो, चाइना भी हमारा कॉमन एनिमी है। यहां वेस्टर्न कमांड हम फेस करते हैं पाकिस्तान को, जो अमेरिका का बहुत ही नजदीकी दोस्त है, जिसे अमेरिका अपना पार्टनर इन फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म कहता है, जो सबसे प्यारा दोस्त कहता है, जिसके लिए पूरा पूरा समय बेल आउट करते रहता है, जिसको फाइनेंशियल एड देता है, जहां ट्रंप के व्यावसायिक हित सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी ने कहा, किसी अननोन अधिकारी को कोट करते हुए, कि भारत और अमेरिका की जो सैन्य साझेदारी हो रही है उसकी एक्सरसाइज, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? इसके पहले भी सैन्य साझेदारी कई देशों के साथ रही, ऑस्ट्रेलिया के साथ रही, जापान के साथ रही, हमारी आर्मी की एक्सरसाइज रही, नेवी की एक्सरसाइज रही, एयरफोर्स की एक्सरसाइज रही, G7 की एक्सरसाइज रही। लेकिन ऐसे में वो आर्मी कमांडर आते हैं, बातचीत करते हैं, एक कॉमन एक्सरसाइज होती है। लेकिन किसी कमांड को कोई राजनयिक विजिट करता है, ये पहली बार हुआ है। एम्बेसडर को कमांड जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी किसी दूसरे देश का राजदूत नहीं जा सकता बिना भारत सरकार की अनुमति से। वो सेंसिटिव एरिया माने जाते हैं। ऐसे में क्या हम राजदूत वहां इतना एक्सेस ले लिए कि वो जाके आप वेस्टर्न कमांड से बात कर रहे हैं? क्या अमेरिका $500 मिलियन का जो टारगेट है, वो ऑयल और डिफेंस डील से मैं बार बार कह रहा था कि हमारा एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को, वो $91 बिलियन का था। हम $100 बिलियन पकड़ो उसको। और वो तब था जब अमेरिका हमको मात्र 2.5% टैक्स लगाता था। आज 18% टैक्स हम पे लग रहा है। तो क्या हमारा वो $100 बिलियन भी बना रहेगा कि वो भी $60 बिलियन पे लाएगा? इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे में बाकी बचा हुआ $400 बिलियन क्या खरीदोगे? दो मेजर अपने पास हेड है जहां सबसे ज्यादा खर्चा है, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट और ऑयल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल तो बस अमेरिका ने घोषित ही कर दिया है कि बस हमसे लेंगे, अब रशिया से लेंगे नहीं तो 25% लगाऊंगा। मैंने एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बना के रखी है, जो बिल्कुल दूरबीन लगा के देखेंगे कि आप रशिया के साथ क्या डील करते हो। पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा, आर्म्स एंड एम्युनिशन है। आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए लगातार अमेरिका दबाव डाल रहा है। क्या F-35 भी हम उनसे लेंगे? क्या हमने ऑलरेडी जो डील किए हैं ड्रोन से लेके तमाम, क्या उनसे वो डील थ्रू होंगे? क्या वो डील की पुश करने के लिए एम्बेसडर वेस्टर्न कमांड गया था?
हम्म, हेलीकॉप्टर से लेके तमाम डील्स हमारे होने हैं। हम्म, क्या ये इसकी नींव डल रही है? कुल मिलाकर ये अमेरिका के हाथों देश को बेचा नहीं है। अब तो अमेरिका के यहां हमने गिरवी रख दिया है देश को। क्या हम ये माने? हमारे यहाँ का हर चीज यदि अमेरिका तय करेगा, डिफेंस डील तय करेगा, डिफेंस में क्या होना है तय करेगा, और ये कम से कम जिस दिन लगातार वो बोलता है कि हमने आपका सीज फायर करवाया, अब इसको बल मिलता है। हम्म, इसका मतलब भारत की सरकार हमसे झूठ बोल रही है कि पाकिस्तान से फोन आया था और हमने किया था। सवाल ही नहीं उठता है। तो अमेरिका के हाथों हुआ, जब अमेरिका के सारे ट्रेड डील आप करवा रहे हो और अमेरिका के सामने बिल्कुल इतने झुक रहे हो कि अब उनकी राजदूतों को भारतीय वेस्टर्न कमांड का एक्सेस मिलने लगा है। हम्म, उस एक्सपर्ट ने सही कहा कि अगली कॉफी तो बस अब न्यूक्लियर और कमांड के न्यूक्लियर। साथ होगी। अब वो तय करेंगे आप बटन कब दबाओगे। अब देखिए क्या कैसे कैसे डील का प्रयास कर रहे हैं वो। अमेरिका चाहता है कि भारत की सैन्य शक्ति का 60 से 70% हिस्सा जो रूस पर निर्भर है, वो जो अमेरिका, इजराइल और फ्रांस पे शिफ्ट हो। हम्म, समुद्री सीमा सुरक्षा के नाम पे अमेरिका से 31 हंटर किलर ड्रोन MQ-9B प्रीडेटर खरीदने की प्रक्रिया में है। ये ऑलरेडी चल रहा है। इसका अंतः फायदा अमेरिका को होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका चाइना की निगरानी करना चाहता है। ये अमेरिका की 2026 की रक्षा रणनीति के डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट का हिस्सा है। हम्म, अमेरिका ने भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जेट के इंजन की तकनीक, जहां तक कि F-35 जैसे एडवांस विमानों की खरीदने की लिस्ट पकड़ा दी है मोदी जी को। हम्म, अमेरिका की तिलमिलाट भारत रूस के बीच S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के सौदे से भी है। जब तुर्की ने रूस से S-400 खरीदा था तो अमेरिका ने उस पर सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिए थे और उसे F-35 के कार्यक्रम से बाहर कर दिया था, क्योंकि अमेरिका के पास CAATSA यानी काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट नाम का एक कानून है। इसके तहत जो भी देश रूस से बड़े हथियार जैसे S-400 सिस्टम खरीदता है, उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। रूस हथियारों वर्षों से आज भी भारतीय सेना की रीढ़ है। भारतीय सेना 70% रशियन हथियारों पर निर्भर है, चाहे वो AK-203 असॉल्ट राइफल हो, चाहे S-400 तिरुमियम F मिसाइल सिस्टम हो, या भारतीय नौसेना का तलवार क्लास फ्रिगेट हो, या INS तुहिल हो, INS तमाल हो, सुखोई Su-30 MKI या ब्रह्मोस हो। ड्रोन या जेट इंजन, टैंक, राइफल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, DRDO जिसपे डिपेंड है, ये सारी चीजें रशियन है। लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके भारत ने पहले ही $500 मिलियन का, हालांकि ये कहते हैं बाद में क्लॉज निकाल दिया गया है, सिर्फ वो एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। वो $500 बिलियन का ट्रेड होगा, आप और हम यहीं बैठे हैं। ये सारा मुमकिन तब होगा तो क्या भारत, क्या डिफेंस सेक्टर में भारत अमेरिका के हथियार पुश हो, अमेरिका का माल पुश हो, इसीलिए मार्केटिंग मैनेजर बन के गोल गए थे। और ये एसेस किसने दिया? मैंने कहा आपको एक्सरसाइज होती है, अमेरिका और भारत के बीच में एक्सरसाइज होती है। सैन्य एक कोऑपरेशन है, लेकिन वो समुद्र में जहाज से होती है, हवा में एयर का एक्सरसाइज होती है, या आधिकारिक तौर पे मिलते हैं। कोई तब भी कोई अधिकारी किसी भी देश का हमारे देश में, हमारे मित्र देशों के डिफेंस के हेड आते हैं, सैन्य के सेनापति आते हैं, वो आते हैं हमारे सैन्य सेनापति से दिल्ली में मिलते हैं, डिनर करते हैं, बातचीत होती है, जाते हैं, लेकिन कोई किसी कमांड को लेकर नहीं जाता। रूबियो ने जो कहा बस वही देखिए, इसमें वही झलक दिख जाएगी। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, जब बस 1 मिनट रुकूंगा भैया, कुछ और ट्वीट से वो दिखा दीजिए। ये तो मोदी जी के प्रिय लोग हैं, क्या लिख रहे हैं राहुल शिवशंकर। सॉलिड एक्सेस मतलब पूरी तरह से पहुंच, क्या यह जायज है? ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल पाकिस्तानी जनरल मुनीर हैं और राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की स्थिति कमजोर करने के मामले में पाकिस्तान को श्रेय दिया है। अब सोचिए उसको आप घुसा रहे हैं। अगला लाइए, अगला लाइए।
अभी सब साफ हो जाएगा, 3-4 आपको दिखाएंगे ट्वीट और फोटो, सब साफ हो जाएगा। ये देखिए, चूंकि सर्जियो गोर सिर्फ इंडिया का भारत में सर्जियो गोर राजदूत की नहीं। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्ति, और साथ ही साथ ये अमेरिकी राजदूत ही नहीं है, दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत का अतिरिक्त प्रभार मिलना आकस्मिक नहीं है। वे भारत को 13 देश है इसमें, 13 देश है हाँ इसमें। हाँ, सारा पूरा पूरा मध्य एशिया और जो है दक्षिण सेंट्रल एशिया। एशिया, दक्षिण एशिया, हाँ, हाँ। वे भारत को आर्थिक, सैन्य और क्षेत्रीय रूप से बांधने की रणनीति के साथ आए हैं, जबकि पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण है कि हमने मुंबई में मुख्यमंत्री, आरबीआई गवर्नर और अन्य कंपनी प्रमुखों के साथ साथ अब भारतीय सेना की पश्चिमी कमान में के साथ असामान्य बैठकें देखी है। वाशिंगटन का उद्देश्य दक्षिण मध्य एशिया को चीन की बीआरआई और रूस के बचे खुचे प्रभाव के खिलाफ अमेरिका के प्रभुत्व वाले बफर क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित करना है। और भारत को रणनीतिक साझेदार का दर्जा तो मिलता है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मध्य एशियाई देशों के साथ जोड़कर। और यही कारण है कि अमेरिका की इच्छा के विपरीत हम भारत चीन के संबंधों में सुधार देख रहे हैं। ये आखिरी लाइन तो अमेरिका चीन, भारत चीन में सुधार जो देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो मकसद सर्जियो गोर का बिल्कुल साफ दिखा है, जो लिख दिया इन्होंने। और ये मकसद और आगे मैं क्लियर करूंगा, जरा आगे दिखाइए एक और। हाँ, ये वेणु साहब क्या लिखते हैं, इनको ही पढ़िए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में घोषणा की कि अमेरिका पश्चिम को पिछली शताब्दियों की उपनिवेशवाद परियोजना को पुनर्जीवित करने और वैश्विक दक्षिण की उपनिवेशवाद विरोधी प्रवृत्ति को रोकने में मदद करना चाहता है। इस संदर्भ में भारत अमेरिका व्यापार समझौता कैसा दिखता है, क्या कोई इस पर अपनी राय दे सकता है? ये वेणु साहब पूछ रहे हैं। अब मैं आपको दो खबरें दिखा रहा हूं, दो खबर, दोनों खबरों को एक साथ देखिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, ब्लैक स्टोन गेट्स आरबीआई अप्रूवल फॉर 9.9 9.99% स्टेक परचेज इन फेडरल इन बैंक। फेडरल बैंक। आरबीआई का अप्रूवल मिला। ये अप्रूवल के पहले की खबर, ये मैं बाद की खबर दिखा रहा हूं, अब जरा पहले की खबर देखिए, दिखाइए भैया पहले की खबर। सर्जियो गोर इन इंडिया, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया मीट्स आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया मीट्स आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, टॉक्स फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। आरबीआई के गवर्नर से अमेरिका का राजदूत सर्जियो गोर मुलाकात कर रहा है, ये फोटो देख लीजिए। और ये बताया जा रहा है कि तकनीकी पर बात कर रहे थे सर्जियो गोर, आरबीआई के गवर्नर से तकनीकी पर बात किए, और उसके बाद ब्लैकस्टोन ब्लैकस्टोन जो को, अमेरिकन जो अमेरिकन कंपनी है हाँ, फाइनेंस की। ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में अनुमति मिल गई, आरबीआई की अनुमति मिली। आरबीआई का ये अप्रूवल, आरबीआई से मुलाकात हुई और आरबीआई इसके तत्काल बाद आरबीआई की अनुमति मिली। ये सर्जियो गोर को जब नियुक्त किया था तब भी हमने कार्यक्रम किया था। सर्जियो तभी गोर ट्रंप का सबसे खास आदमी है और भरोसेमंद वो सेनापति है, जैसे क्लाइव था, ये क्लाइव है। इसके आगे लॉर्ड सर्जियो गोर नहीं लिखा है, उसके आगे लॉर्ड क्लाइव लिखा गया था, बस इतने अंतर है, ये क्लाइव है भाऊ। आशीष, ये शुरुआत है, हम्म ट्रेड डील शुरुआत है। राष्ट्रपति का, अमेरिका का राष्ट्रपति सेकंड टर्म में आना, ये भारत के सूर्य का अस्त होना तय था। ट्रेड डील, वॉर में इंटरफेरेंस, हर जगह इंटरफेरेंस, और ट्रेड डील के बाद अब ये डिफेंस डील में रशिया से हम क्या खरीदे क्या नहीं, अब भारत की पूरी विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है। और लिटरली अमेरिका का भारत उपनिवेश बन चुका है। हमारे किसान क्या करेंगे ये अमेरिका तय करेगा, हमारे उद्योगपति क्या करेंगे तय करेगा, हमारी बैंक्स क्या करेगी ये तय करेगा। और मैं आगे की भविष्यवाणी यदि कह दूं, आने वाले 5 साल के अंदर भारत के सारे नेशनलाइज बैंक अमलगमेट होंगे, एक दूसरे में विलीन होंगे, 2 या 3 बड़े बैंक्स रहेंगे, और ये बैंकिंग प्रणाली पूरी अमेरिकन बैंक्स टेक ओवर करेगी। ये आश्चर्य नहीं होगा। तब बताया जाएगा कि अमेरिका भारत के फाइनेंस मार्केट में निवेश करना चाहता है।
ये होगा। हमारी एनर्जी उनके पास होगी, हमारी एनर्जी लीड पूरा अमेरिका तय कर रहा, हमारा डिफेंस की पूरे नाड़ियां अमेरिका के पास होगी और हमारा फाइनेंस अमेरिका के पास होगा। ब्लैकस्टोन ये न्यू दिल्ली है आज। वॉच माय वर्ड्स, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। सारे न्यू मोदी जी डाल के जाएंगे, सारा न्यू डाल देंगे। न्यू क्या, ये सब जो है मोदी जी ने एक बार कहा जितना। था, आशीष जी, और मोदी जी कभी कभी सच भी बोलते हैं, हाँ, कभी कभी। हाँ, मोदी जी ने कहा था, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। हाँ। मोदी जी का क्या है, वो तो झोला उठा के चला जाएंगे। बस मोदी जी को यही एक प्रार्थना है कि आपने अर्ध सत्य बोला, आप तो झोला उठा के चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों के हाथ में कटोरा देंगे ये नहीं बताया था। कटोरा और गुलामी दोनों। वही कटोरा मतलब गुलामी का ही प्रतीक है वो। आजाद भारत में भी गरीबी रही, हम लोग फिर भी कभी आधी रोटी खाए आजाद भारत में, लेकिन आजादी सबसे बड़ा मतलब पोषक तत्व है। आजाद आदमी है, उसको बोलने की आजादी, जीने की आजादी है, तो वो भूखा भी जो है चल जाता है। लेकिन गुलामी में 2 रोटी घी लगा के हो तो भी आदमी के शरीर में वो लगता नहीं। ये गुलामी से बाहर निकलने के लिए कितनी कुर्बानी हुई है। और आप मोदी जी का कल्पना इतिहास रहा है, कीजिए। वो कर्जा लेके घी पीते रहे हैं, हम्म ये घर बेच के। 47 का लक्ष्य जो रखा था भाऊ, ये जल्दी अचीव कर लेंगे मोदी जी। देखिए, हमको ये लगता है तो 37 में 2030। ही पूर्ण रूप से झोला उठा के जाएंगे, चिंता ना करो। बहुत स्पीड से काम करते हैं मोदी जी। मतलब सर्जियो गोर का आरबीआई गवर्नर के साथ मिलना, सर्जियो गोर हमारे वेस्टर्न कमांड में जा रहा है, सैन्य मुख्यालयों में जा रहा है सर्जियो गोर। सर्जियो गोर हमारे यहाँ बैठ करके, हम सर्जियो गोर के घर अभी पार्टी हुई थी तो जयशंकर से पीयूष गोयल तक सब के सब हाजिर थे। अरे आप सुनिए, सर्जियो गोर अभी चुनाव आयोग में भी जाएगा हम्म और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी मिलेगा। बताइए, हालत ये कर दी है। और यही मनमोहन सिंह की बात करते हैं, देवयानी एक राजनयिक थी, देवयानी खोरबड़े, उनके साथ अमेरिका में बदसलूकी हो गई थी। मनमोहन सिंह को कितना कमजोर बताते हैं सर। क्या हुआ था आज भी आप जाके देख लीजिए, नहीं तो उस जमाने में जो एबीपी न्यूज की क्लिप आज भी मौजूद है लोगों के पास, जो उस समय लाइव वहां से रिपोर्टर ने, जो अमेरिकी दूतावास है, अमेरिकी दूतावास पर सबसे तगड़ी सिक्योरिटी होती है। मनमोहन सिंह ने पूरी सिक्योरिटी हटाई, पहले पहले पूरी सिक्योरिटी हटा दी। उसके बाद अमेरिका के जितने राजनयिक थे उनको कार्ड जारी होता है, एयरपोर्ट कार्ड और तमाम हम्म। सुविधाओं, सब कार्ड वो का सारी वापस कर, सुविधाएं वापस सब करनी थी। तो सारा कार्ड, सारे जितने राजनयिक है अपने अपने कार्ड वापस करिए। कार्ड वापस, सिक्योरिटी वापस। कभी भी आप अमेरिकी दूतावास के सामने, जो भी लोग हैं, कोई ट्राई मत करे। अमेरिकी दूतावास के आसपास भी कोई नहीं फटक सकता है, कोई फटक नहीं सकता वहां। लेकिन वो दिन था जब अमेरिकी दूतावास के सामने से रिपोर्टर लाइव कर रहा था, क्योंकि सारे आए, ये क्रेन आई थी, क्रेन, और जितनी सिक्योरिटी थी सारे की सारी सिक्योरिटी खींच करके ले चली गई कि सब सिक्योरिटी खत्म इसके अमेरिकी दूतावास। ये होता है ताकत। और अमेरिका से उस समय कमलनाथ, यही कमलनाथ मंत्री थे, कमलनाथ का स्टेटमेंट सर्च कर लीजिएगा। कमलनाथ ने कहा था कि बिना शर्त अमेरिका माफी मांगे। आज कमलनाथ भाजपा के दरवाजे भले जाके खटखटा रहे हैं कि हाँ खोलो हाँ, दरवाजा खटखटा रहे हैं। दो, लेकिन हम्म। उस समय ये ताकत थी मनमोहन सिंह के मंत्री की कि वो अमेरिका का दरवाजा खटखटा दिया था कि माफी मांग, अब तो बिना लोग शर्त। हथकड़ी लगा के भेजे जाते हैं और हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि ये तो प्रोसेस है। ये फर्क है, ये फर्क है। फर्क है। हाँ, आदमी की जरूरी नहीं कि आदमी ऐसे सिंपल हो, साधारण हो, धीमे धीमे चल रहा हो, कम बोल रहा हो तो वो कमजोर होगा। कमजोर वह भी हो सकता है जो 5-6 बार दुपट्टा लपेट करके शेरवानी में हमेशा दूल्हा बन के घूमता है, वो भी कमजोर हो सकता है, और कायर हो सकता है, और डरपोक हो सकता है। ये समझ लीजिएगा आप। यही समझ गए होते तो 12 साल से नहीं भोग रहे होते, और ये हालत ना होती कि सर्जियो गोर घूम रहा होता। ये गोरा हमारे देश के मुख्यालय में सेना के घूम रहा होता। हाँ, ये गोर नहीं, सर्जियो गोरा। इस सब देश को जो है, देश की संप्रभुता पर अटैक कर रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 नमस्कार।